तो गुड मॉर्निंग बेटा जी। आज का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर 6, क्लास 10, लाइव लेक्चर 1। तो आज पढ़ेंगे हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। लेकिन लाइफ प्रोसेसेस से को पढ़ने से पहले पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज लाइफ या व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि ये सारे हमने ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बना रखे हैं, जैसे ये प्लांट हो गया, ठीक है, ये डॉग हो गई, ये बिल्ली हो गई, कैट हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें लिविंग है। ठीक है, तो व्हाट आर लिविंग, ठीक है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस की वो हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट आर लिविंग, कि आप किसी चीज को लिविंग कैसे कह सकते हैं कि ये लिविंग है। कि मैं एक बच्चे से पूछूंगा कि तुम लिविंग हो या नहीं, तो वो कहेगा हाँ सर मैं लिविंग हूं, लेकिन कैसे, क्या फैक्टर्स हैं, क्या चीजें हैं जिससे आप एक डिस्टिंग्विश करते हैं कि आप लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, क्या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आप डिस्टिंग्विश करते हैं या तो आप लिविंग है या तो आप नॉन लिविंग है। ठीक है, ये हमारा पोडियम है, ये हमारा डेस्क है या ये मेरा पेन है, ये नॉन लिविंग है। तो इसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं है जो आप में है। क्या आप ब्रीदिंग कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। क्या आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। क्या आप न्यूट्रिशन डाइजेशन ले रहे हैं? हाँ ले रहे हैं। तो ये सारी क्या लाइफ प्रोसेसेस हैं? हाँ, तो ये सारी जो है वो लाइफ प्रोसेसेस हैं। और जो ऑर्गेनिज्म इन प्रोसेसेस को करता है वो लिविंग कहलाता है। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म इन लाइफ प्रोसेसेस को करता है वो लिविंग कहलाता है। कोई दिक्कत कहीं से नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कि द क्राइटेरियाज वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉट। ठीक है, उससे पहले एक डेफिनेशन है कि द मेन क्राइटेरिया that we use to decide whether something is alive or dead are the events of life processes। कि ऐसे प्रोसेसेस जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं क्या वो लिविंग है या नहीं है। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। डेफिनेशन जिसे लिखनी है लिख लीजिए पॉज करके। ठीक है, अब आ जाते हैं इन लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है? हमारे बॉडी के अंदर क्या ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होता है? हाँ, उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी के सेल्स के लिए। मतलब हमारे हार्ट ने उस ब्लड को पंप किया। ठीक है, हमारे हार्ट ने ब्लड को पंप किया, तो क्या वो पूरी बॉडी में थ्रू आउट फ्रॉम द हेड टू टोज, सर से लेके पैर तक वो ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा, सर्कुलेशन होगा। तो ठीक है, उसे हम कह देंगे ट्रांसपोर्टेशन। अब आ जाता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या हम सांस ले रहे हैं? क्या हम सांस ले रहे हैं? तो उसे हम कह देते हैं ब्रीदिंग को। उसे हम कह देते हैं ब्रीदिंग। सांस लेने को, जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? ब्रीदिंग, ना कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द ब्लड। ठीक है, कि लंग्स के थ्रू जो हमारी एल्वुलाई होती हैं उसके थ्रू जब गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत फर्क है, इसे हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। अभी इसी चैप्टर में आगे है, उसे हम पढ़ेंगे तब। ठीक है, एक्सक्रीशन। ठीक है, अब एक्सक्रीशन क्या, कि हम अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा फीसिस को यानी वेस्ट फीसिस यानी वेस्ट मटेरियल, यूरिन को या एक्स्ट्रा फीसिस जो हम कह देते हैं, उन्हें अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो उसे क्या कह देते हैं? एक्सक्रीशन। अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, निकाल देना। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला टॉपिक आ जाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन का क्या, कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी न्यू जनरेशन यानी न्यू प्रोजेनी को रिप्रोड्यूस करता है, चाहे वो डॉग्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, कॉकरोच हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो, तो वो अपनी न्यू प्रोजेनी को रिप्रोड्यूस करता है ताकि उनके जो जीन्स है या उनकी जो सस्टेनेंस है वो बनी रहे। कोई दिक्कत। मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब क्या मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? आपने खाना खाया, अब उस खाने के साथ आपकी बॉडी जो उसे डाइजेस्ट करेगी ताकि वो उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर ले, उन न्यूट्रिएंट्स को खाने से उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर ले। तो वो क्या आ गया? मेटाबॉलिज्म। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है न्यूट्रिशन। मैंने क्या कहा कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे बॉडी। ठीक है, तो वही
उसी चीज को तो न्यूट्रिशन कह देंगे कि क्या हमने खाना खाया उससे हमें न्यूट्रिशन मिला, हमने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करे। द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स गिव्स एनर्जी, और ये होता है एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो भाई साहब ये क्या चीज हो गई? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दिख रहा है ये चीज। ठीक है, अब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? बेसिकली एक मॉलिक्यूल होता है, हाँ एक मॉलिक्यूल होता है जो जिसकी फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, आइदर दे आर इन द प्लांट्स और आइदर इन द एनिमल्स। कोई दिक्कत नहीं कि सर हमने न्यूट्रिशन ले लिया, उसे डाइजेस्ट कर लिया, उससे हमें एनर्जी निकल गई एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, कोई दिक्कत, जिससे हम अपनी बॉडी के सारे फंक्शंस, खाना मतलब पढ़ना, खेलना, कूदना, सारे चलना, ये सारे जो बॉडीली फंक्शंस होते हैं, आवाज मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी एक बॉडी का फंक्शन है। तो इसके लिए भी हमारी एटीपी यूज हो रही है जो न्यूट्रिशन से मिलती है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने से मिलती है, कोई दिक्कत। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट्स में भी पढ़ेंगे, एनिमल्स में भी पढ़ेंगे कि भाई कैसे बनता है, कि रेस्पिरेशन के थ्रू भी बनता है। ठीक है, डाइजेशन के बाद भी बनता है, एनर्जी रिलीज होती है, ग्लूकोज छूटता है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है। क्या ये चीज सबको समझ आ गई? ये सारी प्रोसेसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। क्या ये सारी प्रोसेसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, और इन्हीं की वजह से हम लिविंग कहलाते हैं। क्या? इन्हीं की वजह से हम लिविंग कहलाते हैं। कोई दिक्कत? डेफिनेशन मिल गई, एग्जाम्पल्स मिल गए, टाइप्स मिल गए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब आते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स and nutrients from food and utilizes them to obtain energy for building, repairing their tissue। ठीक है, क्या कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फॉर इट्स बॉडीली फंक्शंस। मैंने अभी आपको यही चीज पिछली स्लाइड में बताई थी, बट डेफिनेशन में ये भी यही लिखा हुआ है कि क्या न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्ब करता है ताकि वो अपनी बॉडीली फंक्शंस कर सके, न्यू सेल्स बना सके, पुराने सेल्स को टूटे हुए हैं वो ठीक कर सके, कहीं चोट लग गई है उसे ठीक कर सके। कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं? सर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो लिखा हुआ क्या क्या है कि सर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को हम छोटे में बोल देते हैं कार्ब्स। अब कार्ब्स कहां से मिलता है? पोटैटो से मिलता है या राइस से मिलता है। ठीक है, बेसिकली जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हम इंडियंस जो होते हैं डाइट में लेते हैं वो कहते हैं कार्ब्स लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जिससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। आलू सब खाता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड होते हैं। अब प्रोटीन क्या होता है? कि सर प्रोटीन भी कुछ होता है। मैंने कहा होता क्या है? अब कहोगे सर मेरे भैया जिम जाते हैं वो प्रोटीन 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 करते रहते हैं, पूरे दिन पनीर खाते रहते हैं। अब पनीर खाने का क्या मतलब हो गया? कि वो प्रोटीन को लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर ताकि उनकी बॉडी प्रोटीन एब्जॉर्ब करे। अब प्रोटीन जो होता है वो खाली प्रोटीन की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होता। प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सिंपलर क्या होता है? अमीनो एसिड। हमारी बॉडी क्या एब्जॉर्ब करती है? अमीनो एसिड करती है। कोई दिक्कत? ठीक है, अमीनो एसिड। ये होता है कॉम्प्लेक्स और ये होता है सिंपल। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए जाग जाइए, अब तो आधे तो सो रहे हैं तो बाकी जाग जाइए। अब जो जाग रहा है वो पढ़ लीजिए कि क्या कि प्रोटीन जो होता है ना वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है।
ठीक है, थ्रू डाइजेशन होता है। ठीक है, उस अमीनो एसिड को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, ये सिस्टम होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं फैट्स, आ जाते हैं। अब जो पतले लोग होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है यार तुम घी तेल खाओ, है ना। तो फैट्स बेसिकली क्या कहाँ मिलते हैं, हमें ऑयल्स में मिलते हैं। ये छोले भटूरे हो गए, बहुत फैटी है ना। कहते हैं समोसा हो गया, क्या नहीं सर पेट खराब हो रहा है, बहुत ऑयली हो जाएगा। ऑयली बेसिकली क्या होते हैं, हैवी हो जाते हैं, वो फैटी एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं, फैटी एसिड, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं विटामिन में। विटामिन भी होते हैं। अब विटामिन कहाँ से मिलते हैं, सर नहीं पता। विटामिन बेटा मिलते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल से। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं विटामिन सी है हमारा, विटामिन सी है जो कि मिलता है लेमन से, खट्टा 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 खट्टा। ठीक है, और कौन सा होता है, विटामिन ए होता है जो कैरेट से मिलता है, यानी गाजर से मिलता है। गाजर से खाने गाजर खाने के बाद हमें क्या नहीं होता, नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस एक तरीके की बीमारी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस एक तरीके की बीमारी होती है। अब उस बीमारी में क्या होता है कि आपको रात को नहीं दिखता, आपको दिन में दिखता है लेकिन रात को नहीं दिखता। ठीक है, तो ये किसकी कमी की वजह से होती है, विटामिन ए। और विटामिन ए पूरा करने के लिए हम क्या खाते हैं, गाजर, कोई दिक्कत। ठीक है, अब आ जाते हैं मिनरल्स। अब यहां पे तो सर टैबलेट्स बनी हुई है, मैंने कहा बिल्कुल बनी हुई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि खाली मिनरल्स जो बेसिकली हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में मतलब यूटिलाइज होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स भी दो तरीके के हो जाते हैं, मैक्रो और माइक्रो। जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम कह देते हैं माइक्रो, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कम इस्तेमाल होते हैं, विच आर विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, अब मिनरल्स दवाइयों से भी मिलते हैं, ठीक है, आपके खाने से भी मिलते हैं, तो मिनरल्स भी मिलते हैं। अब आ जाता है वाटर। वाटर इज वेरी नेसेसिटी फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ, कि हमें दिन का 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड होता है, कोई दिक्कत। इस स्लाइड में समझ आ गया, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आ गई कि कौन कौन से ये सारे न्यूट्रिएंट्स होता है, वो समझ आ गया। आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कि सर न्यूट्रिशन पढ़ लिया, अब न्यूट्रिशन पढ़ने के बाद कितने टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, कितने टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही, और पढ़ो। जब तक नहीं पढ़ोगे तो 95 मार्क्स नहीं आएंगे। हमें 95 मार्क्स चाहिए तुम्हारे पेपर में, 100 में से 95 चाहिए। ये है तो बढ़िया है, वरना नहीं है, जिसके लिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा रहे हैं तो चलो हम आगे भी पढ़ते हैं। जैसा समझ आ रहा है वो एक बार हाथ खड़ा करे, नहीं आ रहा तो अपने आप को खड़ा करे, डेस्क पे खड़ा हो जाए। ठीक है, अब आ जाता है क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या भैया, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। सर नाम तो पढ़ लिया। अब बेसिकली हेट्रोट्रॉफ से शुरू करते हैं कि हेट्रोट्रॉफ क्या होता है। हेट्रोट्रॉफ इज एन ऑर्गेनिज्म, हेट्रोट्रॉफ इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। की क्या, जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल अपनी बॉडीली उसके लिए क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए, एनर्जी के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाए, उसे कह देते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। क्या आप एक हेट्रोट्रॉफ हैं, बिल्कुल है। क्या डॉग एक हेट्रोट्रॉफ है, बिल्कुल है। क्या एक कैट हेट्रोट्रॉफ है, बिल्कुल है। क्या एक कॉकरोच हेट्रोट्रॉफ है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये सारे हो जाते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, क्या, जैसे ये देखिए कैमल क्या खा रहा है, घास खा रहा है ना। कैमल क्या खा रहा है, घास खा रहा है, तो ही इज एन हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते उन्हें हम कह देते हैं हेट्रोट्रॉफ। क्या एक बच्चा कह देगा मुझसे, सर हमारी मम्मी खाना बनाती है ना, हमारी मम्मी खाना बनाती है, तो वो ऑटोट्रॉफ होंगी। मैंने कहा नहीं बेटा, वो भी हेट्रोट्रॉफ ही होंगी। क्या है कि सर ऑटोट्रॉफ अभी आपने पढ़ाया तो है नहीं, आपने बोल कैसे दिया, मैं अभी बता देता हूं। क्या कि ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं। अब ऑटोट्रॉफ इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड यूजिंग लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर केमिकल्स। क्या कि एक ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना खाना खुद ही बना लेता है। क्या, अपना खाना खुद ही बना लेता है अपनी बॉडी के अंदर, उसे किसी चीज को खाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई दिक्कत, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत समझ आ रही हो कि भाई ये जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मदद से, तो ये हो जाते हैं ऑटोट्रॉफ। तो सर ऑटोट्रॉफ में खाली प्लांट्स ही आते हैं और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं आता। मैंने कहा बिल्कुल आता है, और उसका नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, कोई दिक्कत। ठीक है,
जो प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, उन्हें हम कह देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सर ये खाना खुद कैसे बनाते हैं? ये खाना बनाते हैं क्लोरोफिल की वजह से। जो मेजर होता है क्लोरोफिल होता है इनकी बॉडी के अंदर, जो ग्रीन कलर इंपार्ट करता है। ज्यादातर आप देखते हैं जो प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, ज्यादातर रेड भी होते हैं, येलो भी होते हैं, पतझड़ के मौसम में ऑटम में आ जाते हैं वो कलर चेंज। बट क्या होता है, जो ग्रीन कलर जो इनका होता है प्लांट्स का, वो किसकी वजह से होता है? वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। अब क्लोरोफिल क्या? बेसिकली क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है, एक ऐसा पिगमेंट होता है प्लांट्स की लीव्स में, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और उसका दूसरा फंक्शन होता है उन लीव्स को ग्रीन कलर इंपार्ट करना। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या बोले कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन कि क्या वो लीव्स को ग्रीन कलर इंपार्ट करता है, ठीक है, ठीक है। अब एक बच्चा पूछेगा सर लीफ में कहां प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल? तो मैं बोलूंगा क्लोरोप्लास्ट में। सर पढ़ा दो, अभी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए भी, ठीक है, कि उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भैया हमने पढ़ लिया ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं। जो खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम कह देते हैं ऑटोट्रॉफ, और जो खाना खुद नहीं बनाते उन्हें हम क्या कह देते हैं? हेटरोट्रॉफ। कोई दिक्कत नहीं। तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स हम कह देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, और ऑटोट्रॉफिक कह देते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। जिसमें आईसी लग जाए वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है, ठीक है। जैसे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन फॉलो करता है? ऑटोट्रॉफ्स। कोई दिक्कत। ग्रीन प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी, देख रहे हैं ग्रीन आ रहा है, तो ये किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाते हैं। हमने पढ़ा था जो खाना खुद नहीं बनाते, तो इनके भी ना फर्दर डिविजन्स होते हैं, इनके भी फर्दर डिफ्यूजन्स होते हैं। अब आ जाता है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। अब सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि मशरूम। कोई लकड़ी सड़ रही होगी उसके ऊपर उग जाएगा, कोई लकड़ी कहीं पे लकड़ का बड़ा सा टुकड़ा कहीं सड़ रहा होगा, गल रहा होगा, उसके ऊपर मशरूम उग जाएगा, वो अपना न्यूट्रिशन उस लकड़ी की से ले लेगा। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह देते हैं? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और इन्हें इनका नाम आ जैसे ऑटोट्रॉफिक को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, इन्हें क्या देते हैं? सेप्रोफाइट्स। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। मैंने मशरूम का नाम लिया, वो विच इज अ फंगी। मशरूम इज अ फंगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आ जाते हैं पैरासिटिक पे। अगला पैरासिटिक लिखा हुआ है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो हो जाता है जो ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर, क्या दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या अंदर रह के अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। दोनों ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं, कोई नहीं मरता, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और उन ऑर्गेनिजम्स को हम कह देते हैं पैरासाइट्स। उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह देते हैं? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स बेसिकली क्या होते हैं? जैसे कि मैं तुम्हें कह दूं लाइस, क्या कह दूं? लाइस। अब लाइस का क्या मतलब कि सर सुना तो है कि क्या तुम्हारे सर में जुए हैं? सर नहीं है। बचपन में थी? सर शायद थी, होती हैं। तो क्या होता है, जब हम लाइस जो होती है हमारे बालों के अंदर होती हैं, ठीक है, वो हमारे बालों के अंदर रह के ना अपना हमारा खून चूसती है। अपन का जब खून चूस लिया, हम मर गए? नहीं मरे, लेकिन वो भी जिंदा है, हम भी जिंदा है। तो वो हमारी बॉडी से अपना खाना डिराइव कर रही है, तो वो हो गए पैरासाइट्स, ठीक है। लाइस इज अ पैरासाइट्स, ठीक है। और सर आप कहते हैं अंदर भी जाती है, मैंने कहा क्या पेट में कीड़े नहीं होते? क्या पेट में कीड़े नहीं होते? तो वो भी तो अपना खाना डिराइव करते हैं हमसे, ठीक है। तो ये चीजें हो गई पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। और इसे हम क्या कहते हैं? इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह देते हैं? पैरासाइट्स। कोई दिक्कत। अब आ जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। होलोजोइक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफ्स।
हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या करते हैं, हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली खा जाते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, इंसान है, मान लो चिकन है, मार दिया खा गए पूरा उसे, प्लांट है मार दिया खा गए उसे, है ना। हम उस ऑर्गेनिज्म को पूरा अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे, मैन डॉग अमीबा ये सब होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आ जाते हैं ऑटोट्रॉफ एंड फोटोसिंथेसिस पे। क्या ऑटोट्रॉफ और फोटोसिंथेसिस? सर आपने बता तो दिया कि खाना बनता है प्लांट्स के अंदर, लेकिन कैसे बनता है, कि बॉडी के अंदर प्लांट्स के खाना कैसे बनता है, इसमें मेरी बहुत ज़्यादा रुचि हो रही है, मुझे जानने का मन कर रहा है, तो आप बताइए, मैं बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। नहीं, ब्रेक नहीं लेंगे, हम पढ़ेंगे। अब देखिए छोटा सा बहुत प्यारा सा डायग्राम है, इसमें क्या कह रहे हैं कि ये हमारे जो प्लांट्स हैं, ये जो हमारे प्लांट्स हैं इन्हें हम क्या कह देते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स। अब क्या हो रहा है, ये ऑटोट्रॉफ्स क्या है, ये सन है हमारा, इससे क्या मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, इससे क्या मिल रही है, सनलाइट मिल रही है। अब सनलाइट मिल रही है तो क्या, फोटोसिंथेसिस, क्या फोटोसिंथेसिस, ये एक वर्ड लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, 2 मिनट इसके बारे में पढ़ते हैं। फोटो फोटो सिंथेसिस, तो बेसिकली सिंथेसिस टू मेक, सिंथेसिस का क्या मतलब होता है, कुछ चीज बनाना, और फोटो का क्या मतलब होता है, फोटोन, क्या फोटोन, और फोटोन को केमिस्ट्री में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एच और न्यू, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये फोटोन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो सनलाइट को भी, सनलाइट को हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का ये एक ऐसी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। ठीक है भैया, ऑटोट्रॉफ्स हैं, खाना खुद बना लिया, क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है यहाँ से, ठीक है, नीचे से क्या जाएगा, वाटर जाएगा, ठीक है, हवा से क्या जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। तो ये 3 चीज़ों, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल वो अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और भैया ये देखिए, जो छोटू सा हमारा बकरा है, ये इस प्लांट को खा रहा है, ये इस प्लांट को खा रहा है, तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, कोई बताएगा मुझे, मैं इसके आगे खड़ा हो जाता हूँ, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा तो वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, चलो होलोजोइक होगा, लेकिन कौन सा होगा, बेजर हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ के अंदर होलोजोइक, कोई दिक्कत। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं कि क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म दे देगा, लाइक मैंने कह दिया कैट, मैंने दे दिया कैट कह दिया, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रॉफ, उसके अंदर क्या आ जाएगा, ये होलोजोइक, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इसके भी डिविजन्स हैं, अभी आगे पढ़ने हैं, इसके भी डिवीजन है, और इसके नीचे क्या आ जाता है, ओमनीवोर, इसके नीचे क्या आ जाता है, ओमनीवोर, ठीक है, अभी पढ़ेंगे ओमनीवोर वगैरह सब है, आगे पढ़ेंगे। जिसे लिखना है ये एक एग्जांपल की तरह लिख सकते हैं कि क्या होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पूरे नंबर मिलेंगे अगर तीनों चीज़ें लिखोगे, एक चीज़ लिखोगे तो शायद टीचर नंबर दे भी दे या नहीं भी दे, लेकिन अगर तीनों चीज़ें लिखोगे तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, और हमें नंबर ही तो लाने हैं। बायो एक कहानी है, कहानी सुनते जाओ, कहानी लिखते जाओ, तो पूरे नंबर है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तरह कंफ्यूजिंग नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तरह कंफ्यूजिंग नहीं है कि उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, बैठ के रटना पड़ेगा कि भैया फॉर्मूलेज रट लो, डेरिवेशन रट लो, नहीं, कुछ नहीं है, समझ लो, बायो आ गई, कहानी सुन लो, सुना दो, यहां से कहानी सुनो और किसी को जाकर सुना दो, तुम्हारी बायो हो गई, तुम नहीं भूलोगे कभी, ठीक है। बायो तो इंटरेस्ट का खेल है यार, बायो तो इंटरेस्ट का खेल है। चलिए
अगला पढ़ते हैं। ये चीज समझ आ गई कि ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से, और ये छोटी सी चीज ये भी समझ आ गई होगी। ठीक है, अगला आ जाते हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। ये आप कहोगे सर ये कुछ बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, केमिकल फॉर्मूला लिखा है, ये CO2 लिखा हुआ है, ये O2 लिखा हुआ है, ये वाटर लिखा हुआ है, और यहां से तो ये सनलाइट आ रही है, यहां से तो ये सनलाइट आ रही है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये देखिए वाटर 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 वाटर, अब वाटर वाटर तो सब हो गया, पानी पानी हो गया। ठीक है, गाना मत गाना, क्या गाना नहीं गाना, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको, क्या कि मैंने क्या कहा था भाई कि photosynthesis is the process by which plants uses sunlight, water, carbon dioxide to create oxygen and energy in the form of sugar। क्या? ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। तो इसी को लिखते हैं, इसकी एक रिएक्शन बन सकती है, बन सकती है। तो सर डेफिनेशन से ही बनाएंगे, हम डेफिनेशन से ही बनाएंगे। तो पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कि क्या सर? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मैंने पीछे बताया था, और क्लोरोफिल। सनलाइट को मैंने बताया था कि कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। ठीक है, टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। क्या? C6H12O6, ऑक्सीजन। ठीक है, क्या ये रिएक्शन है? क्या ये रिएक्शन है? क्या ये रिएक्शन समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। कि सर क्या कि C612 6 and 6 कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर कहाँ आ रहा है, ये आ गया, वाटर कहाँ से आ रहा है, यहां से आ रहा है। ठीक है, ये दोनों चीजें आ गई, और सनलाइट कहाँ से आ रही है, यहां से आ रही है, जो कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगी। कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होते हैं तो वो शुगर बना देते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर, यानी ग्लूकोज। कोई दिक्कत? और विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। अब क्या होता है कि क्या प्लांट, हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। क्या? हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। वेयर एज क्या? वेयर एज कार्बन, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाया कीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले। तभी कहते हैं डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, प्लांट्स को नहीं काटना चाहिए। कोई दिक्कत? ये छोटी सी चीज समझ आई? चलिए अब आ जाते हैं, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एंड वेयर डज इट अकर। कि अभी हमने बताया कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, in the presence of sunlight and chlorophyll, C6H12O6 प्लस हमारा वाटर निकलेगा, प्लस हमारा ऑक्सीजन भी निकलेगा। उल्टा बोल दिया, कोई नहीं। ये जो सिंबल लगा रहा हूं इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर को जा रही है, तो 6। ठीक है, कोई दिक्कत? इसे हम बैलेंस भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए, और ये होता कहां पे है? लीव्स में होता है। लीव्स में कहां पे होता है? क्लोरोफिल में होता है। मैंने कहा नहीं, क्लोरोफिल की वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है, और क्लोरोफिल की वजह से होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। कोई दिक्कत? वेयर डज इट अकर? वेयर डज इट अकर? कहां पे होती है? इट अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट्स विच कंटेन्स क्लोरोफिल। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आ गई, इसे आपको याद करना है ताकि आपका पेपर में पूरा नंबर आए। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में कुछ भी आ सकती है। डेफिनेशन मैंने यहां पे करवाई दी है। डेफिनेशन ये रही फोटोसिंथेसिस की, द फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट यूजेस सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड
प्लांट यूजेस सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे आ जाते क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स। क्या क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स? क्या कि ये एक लीफ था, उसका क्रॉस सेक्शन आ गया। अब इसके अंदर यहाँ पे हमने फ्लोएम पढ़ लिया, वेस्कुलर बंडल पढ़ लिया। फ्लोएम और जाइलम इसी चैप्टर के अगले पार्ट में आएगा, लेक्चर 3 में आएगा। ठीक है, अब आ जाता है क्या, अगर आप वहां पे देखेंगे यूट्यूब पे, ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 3 के अंदर आपको फ्लोएम और जाइलम का पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा समझाऊंगा मैं उस लेक्चर में, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी हम इस टॉपिक में जितना इसके अंदर जरूरी है वो पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट और गार्ड सेल्स। क्लोरोप्लास्ट और गार्ड सेल्स। अब क्लोरोप्लास्ट मैंने भी आपको बताया क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली होती है, ठीक है, उसके पास 2 मेम्ब्रेन होती है, उसके पास 2 मेम्ब्रेन होती है, और उसके अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कह देते हैं ग्रेना। क्या कह देते हैं? ग्रेना। ठीक है, ज्यादा डीप में जा रहा हूँ थोड़ा सा, बस आपको पता रहे कि ये होता कहाँ पे। तो क्लोरोफिल ना इसी के ऊपर प्रेजेंट होती है। देखिए जो डॉट्स लगा रहा हूँ ना, तो इस ग्रेना के ऊपर प्रेजेंट होती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जाग जाओ यार, सो मत। इतना बोरिंग तो नहीं पढ़ा रहा हूँ जितना तुम समझ रहे हो। तो यार देखो, बच्चों के कमेंट्स आ रहे हो, उन्हें समझ आ रहा है, तुम क्यों सो रहे हो? जाग जाओ। ठीक है, इस ग्रेना, ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, यहां पे प्रेजेंट है इस तरह। और इसी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और यही साइट होती है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। ये सर आपने एक चीज और मार्क करी, विच इज गार्ड सेल्स। क्या? गार्ड सेल्स। उससे पहले एक बच्चा पूछ रहा है मुझसे कमेंट्स में कि ये सर ये क्या है, एयर स्पेसिस क्या है? बेटा, जब लीफ के अंदर सेल्स के बीच में जो खाली स्पेसिस हो गई उसे हम क्या कह देंगे, एयर स्पेसिस या एयर सैक्स। एयर सैक। कोई दिक्कत? ठीक है, ये समझ आ गया कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, अब उसमें ग्रेना होता है और उसके ऊपर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी बताने के लिए बता रहा हूं कि भाई 11वीं में जिसे बायो पढ़नी हो, इंटरेस्ट आना चाहिए। सबको बायो पढ़नी है, सब डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, अगला आ जाते हैं। ठीक है, अब आपने सर नीचे एक चीज बोली थी, विच इज स्टोमेटा, वो सॉरी गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स क्या है? द गार्ड मतलब तो जो पहरा देते हैं, मैंने कहा बिल्कुल देते हैं। तो बेसिकली क्या, गार्ड का मतलब पहरा देना होता है। तो ये जो हमारी लीफ है ना, ये जो हमारी लीफ है, इसके सरफेस पे ना स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। नाम लिखा हुआ है, जिसे नहीं समझ आया, स्टोमेटा होता है। अब स्टोमेटा क्या होता है? स्मॉल ओपनिंग होती है। क्या? स्मॉल। ये हमारी एक प्यारी सी लीफ है, बंद कर देते हैं इसे, और ये इसकी मिडरिब आ गई। सबको दिख रहा है, सबको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं? तो इसके ऊपर ना, यहाँ पे ये देखिए, इस तरह की ओपनिंग्स होती हैं, विच आर मल्टीपल इन नंबर, विच आर मल्टीपल इन नंबर। मल्टीपल मतलब कितनी 100 कितनी 1000 भी हो सकती हैं। लीफ के ऊपर भी और लीफ के नीचे भी। लीफ के नीचे जो होती है वो कम होती है, लीफ के ऊपर ज्यादा होती है। ठीक है, अब क्या होता है, यही स्ट्रक्चर मैंने यहीं पे बना दिया सर। अब यहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्चर में कि क्या हो रहा है, CO2, समझ नहीं आएगा आपको, ये CO2 मूव इन कर रही है, अंदर जा रही है, और H2O बाहर आ रहा है। ठीक है ना, यही है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर समझ आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं क्या, कि स्टोमेटा ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे पोर्स होते हैं, ऐसे ओपनिंग्स होती हैं लीफ की सरफेस के, जिसकी वजह से H2O यानी वाटर बाहर निकलता है और गैसेस अंदर आती हैं। ठीक है, हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि ये देखिए, क्या CO2 अंदर जा रही है लीफ की, तो वो कैसे जा रही है, इन स्टोमेटा के थ्रू जा रही है। क्या? इन स्टोमेटास के थ्रू जा रही है। कोई दिक्कत? ठीक है, CO2 अंदर जा रही है प्लांट के अंदर ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके, तो वो किन के थ्रू जा रही है, इन स्टोमेटास के थ्रू जा रही है, और H2O बाहर जा रहा है। मैंने फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में बताया था आपको कि वाटर भी रिलीज होता है, वाटर भी रिलीज होता है। कोई दिक्कत? चलिए नहीं है,
एक थोड़ा सा और इसे अच्छे से पढ़ते हैं कि सर ये तो चलो स्टोमेटा हो गया, अब इसमें यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई विच इज ओपन्ड एंड क्लोज्ड। ओपन्ड एंड क्लोज्ड कि क्या होता है कि जब प्लांट को अपना वाटर लॉस नहीं करवाना होता, जब प्लांट को अपनी बॉडी से वाटर का मॉलिक्यूल्स नहीं छुड़वाने होते, तो वो क्लोज हो जाता है। वो क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। जब वो क्लोज हो जाता है तो क्या होता है, जब वो क्लोज हो गया तो उसके बाद क्या हुआ? कुछ तो हुआ ना। तो जब वो क्लोज हो गया तो वाटर का मॉलिक्यूल, अब ये देखिए पहले स्टोमेटा ऐसा था, ये देख रहे हैं मेरा हाथ कैसे ऐसा था, और जब वो क्लोज होगा तो वो ऐसे हो जाएगा। तो क्या इसके बीच से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। ऐसे तो निकल जाएगा, अब तो पूरा स्पेस है, मेरा चेहरा भी दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे में तो निकल जाएगा ना वाटर मॉलिक्यूल इसके बीच से, अगर मैं पानी डालूं इसमें से निकल जाएगा, लेकिन ऐसे डालूंगा तो नहीं निकलेगा ना। तो यही होता है ओपन और क्लोज स्टोमेटा। क्या होता है कि जब वो बंद हो जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकल पाते, और जब वो खुला होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। इसे भी पढ़ेंगे, इसे भी पढ़ेंगे, इसे भी पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 3 में इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 जो अपलोडेड है उसमें हम पढ़ेंगे, उसमें पढ़ा रखा है। मतलब आप जाइए नीचे और उसे खोलिए और उसमें देखिए कि ये ट्रांसपीरेशन होता क्या है। तो जो नहीं जा रहे, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, उनके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस इन विच, ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट, water molecules are lost from the leaf, water molecules are lost from the surface of leaf in the atmosphere। कि जो प्लांट के अंदर से लीफ से थ्रू जो वाटर लॉस हो गया, ये मेरी हाथ जो है लीफ है, इसके थ्रू जो इसकी सरफेस से जो वाटर रिलीज हो गया उसे हम क्या देते हैं? ट्रांसपीरेशन। सीधी सी बात, सीधी सी भाषा। और वो किसके थ्रू होता है? वो इन गेट्स की थ्रू होता है विच इज नोन एज स्टोमेटा। अब ये जो होते हैं ना, ये गार्ड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं। जो सेल्स बाहर होते हैं ये गार्ड सेल्स होते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं? गार्ड सेल्स बेसिकली क्या करते हैं? इनका क्लोजिंग और ओपनिंग, जो ये क्लोज हो गए ओपन हो रहे हैं, इनका ये डिपेंड करता है गार्ड सेल्स में। अब क्या होता है, गार्ड सेल्स जैसे ये है हमारे दो किडनी बीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ओपन है हमारा, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसके अंदर वाटर मूव इन कर जाएगा, क्या? वाटर मूव इन कर जाएगा, ठीक है। अब वाटर कैसे मूव इन करेगा? ऑस्मोसिस के थ्रू। वाटर कैसे मूव इन करेगा? ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस के थ्रू जब वाटर इसके अंदर मूव इन कर जाएगा तो ये स्वेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्वेल हो जाएंगे। अब ऑस्मोसिस के थ्रू क्यों होगा? क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन वाटर का बहुत ज्यादा है, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या, जब वाटर इसके अंदर मूव कर जाएगा, क्या जब वाटर इसके अंदर मूव कर जाएगा तो ये स्वेल हो जाएंगे। जैसे आप रात को किशमिश भिगो के रख दीजिए पानी में, या चना भिगो के रख दीजिए, तो वो रात सुबह तक स्वेल हो जाता है ना, पानी भर जाता है ना अंदर। तो वैसे ही ये भी होगा। और जब ये अभी यहाँ पे वाटर कम है, जैसे ही पानी भर जाएगा तो ये बंद हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे तो बंद हो जाएंगे। क्या? स्वेल हो गए तो ये बंद हो गए। कोई दिक्कत? ये इतना भी गैप नहीं होता, ठीक है। कोई दिक्कत ऐसे होता है कि बिल्कुल बंद हो गया यहाँ से, यहाँ पे कोई गैप ही नहीं है। कोई दिक्कत? यहाँ पे गैप है ताकि ये ओपनड है, ये क्लोज्ड है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आ जाते हैं, व्हाट आर द मेजर रोल ऑफ स्टोमेटा। क्या? व्हाट आर द मेजर रोल ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का क्या मेजर रोल होता है? ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है फॉर रिलीज ऑफ वाटर। सेकेंड हो जाता है गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। क्या? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये जो डायग्राम है ये एक स्टोमेटा का साइड व्यू है, एक लीफ का साइड व्यू है। अब इसमें आप ये देखिए, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये इसमें से बाहर जा रहे हैं क्योंकि गार्ड सेल्स अभी स्वेल्ड अप नहीं है। ये देखिए गार्ड सेल्स यहाँ पे ये रहे ना, गार्ड सेल्स, ठीक है। ये जो ये वाले दो सेल्स हैं ये गार्ड सेल्स हैं। अब क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल इसके अंदर से बाहर जा रहा है। अगर ये यहीं पे स्वेल अप हो जाए, ये यहीं पे
डेवलप हो जाए, बिल्कुल क्लोज हो जाए, तो क्या ये वाटर ये मॉलिक्यूल अंदर से बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, है ना। तो यही स्टोमेटा का रोल है, यही स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, यही स्टोमेटा का फंक्शन है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने अभी पढ़ा था कि क्या, कि उस न्यूट्रिशन में जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेता है उसे हम क्या कह देते हैं? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत नहीं कि क्या, एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को पूरा कंप्लीटली खा लेता है तो उसे हम कह देते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या आ जाता है? कार्निवोर्स आ गए, हर्बीवोर्स आ गए, ओमनीवोर्स आ गए, स्कैवेंजर्स आ गए, डिकम्पोजर्स आ गए, डिट्राइटिवोर्स आ गए। क्या ये सब चीजें आ गई? तो सर इन सब चीजों का मतलब तो समझा दो हमें, मतलब तो बताया नहीं, नाम नाम बोल के रह गए। तो बेटा जी पढ़ाने बैठा हूं, पढ़ाने के लिए खड़ा हूं, तो मैं पढ़ाऊंगा ही। पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे? एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ, बिल्कुल 100% इंटरेस्ट के साथ पढ़ लो। अब तो तुम्हारी बात हो रही है, तुम ही तो हेटरोट्रॉफ्स हो, अब तो पढ़ लो यार, ठीक है। अब क्या कि पहला आ जाता है कार्निवोर। कार्निवोर क्या आ जाता है? जो ऑर्गेनिज्म खाली और खाली मीट मांस खाए, क्या मीट मांस खाए, उसे हम कह देते हैं कार्निवोर। कोई दिक्कत? इसका एक एग्जांपल आ जाता है लायन, जिसकी आपकी प्यारी सी फोटो भी बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हर्बीवोर्स। नेक्स्ट आ जाता है हर्बीवोर्स ठीक है। हर्बीवोर्स का क्या, कि जो ऑर्गेनिज्म खाली प्लांट्स खाए उसे हम कह देते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है। जैसे कि आपका हाथी, जैसे आपका एलिफेंट, और क्या होता है? काओ, और क्या होता है? गोट। ये सारे क्या खाते हैं? खाली प्लांट्स को खाते हैं, तो इन्हें क्या कह देते हैं? हर्बीवोर्स, ठीक है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों खा लेते हैं, उन्हें कह देते हैं ओमनीवोर्स, कि वो प्लांट्स भी खा लेंगे, वो नॉनवेज भी खा लेंगे, तो वो क्या हो गए? ओमनीवोर्स हो गए। जैसे कि भालू, ह्यूमन, बियर, कैट, ह्यूमन। कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स कौन से होते हैं? स्कैवेंजर्स बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म मरा हुआ होता है उसे खाते हैं, तो वो हो जाता है स्कैवेंजर्स। जैसे कि वुल्फ, ठीक है। अब आ जाते हैं डिकम्पोजर्स। क्या? डिकम्पोजर्स मैंने आपको अभी बताया था फंगी के बारे में, क्या जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर खाते हैं, अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब डिट्राइटिवर्स, अब आपने बहुत बार एक एग्जांपल देखा होगा, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, कि कोई चूहा मर गया या कोई छिपकली मर गई, क्या उसके ऊपर कीड़े पड़ जाते हैं? कोई भी एक ऑर्गेनिज्म मरता है तो उसके ऊपर कीड़े पड़ जाते हैं, हाँ, तो उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? डिट्राइटिवोर्स, ठीक है। ये सारे एक समझ आ गया? कार्निवोर क्या है, हर्बीवोर क्या है, ओमनीवोर क्या है, स्कैवेंजर्स क्या है, डिकम्पोजर्स क्या है, डिट्राइटिवोर्स क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे, कि मैंने आपको कह दिया कि कॉकरोच है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता दो। क्या? कॉकरोच का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता दो, कि क्या कॉकरोच का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताना है तो बता देते हैं, क्या कि सर हेट्रोट्रॉफ होगा। मैंने कहा चलो होगा, दूसरों को खाएगा ही, चलो खुद का खाना तो बनाएगा नहीं। उसके अंदर कौन सा होगा? होलोजोइक होगा, पूरा ही खाएगा, आधा तो खाएगा नहीं या डिराइव तो करेगा नहीं। चलिए उसके अंदर कौन सा होगा? इनमें से भी आएगा ना, तो इसे हम कह देते हैं ओमनीवोर, ठीक है। उसे जो मिल जाता है वो खा लेता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, या दूसरा इंसेक्ट हो, या कोई कीड़ा वगैरह हो छोटा, तो वो उसे भी खा जाता है। ये चीज़ समझ आ गई? ये चीज़ समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला। अब आओगे सर, आपने तो ये सारे ना मल्टी सेल्यूलर के बारे में बता दिया। क्या? मल्टी सेल्यूलर्स के बारे में बता दिया, कि सारे ऑर्गेनिजम्स बड़े बड़े जो हैं, प्लांट्स बड़े हैं या एनिमल्स बड़े हैं, ये सारे क्या है? मल्टी सेल्यूलर होते हैं, इनके अंदर बहुत सेल्यूलर होते हैं। लेकिन सर एक सिंगल सेल जो होता है वो कैसे खाता है, उसका न्यूट्रिशन कैसे डिराइव होता है, वो पढ़ना है, उसके बारे में जानना है, उसकी कहानी बताइए। तो कहानी छोटी सी है, ये है, पढ़ लो नहीं, हम पढ़ाते हैं। तो क्या होता है बेसिकली, अमीबा है, अमीबा का हम एग्जांपल लेके जाते हैं और पेपर में आता है ये इसके लिए तो आप इसे
स्टार मार्क कर लो, स्टार डबल ट्रिपल स्टार, कि ये क्वेश्चन आता है और ये डायग्राम भी आता है। तो बेसिकली कहानी सुनते हैं, डायग्राम बाद में समझेंगे। कि ये हमारा अमीबा है, ठीक है, ये हमारा अमीबा है। अब अमीबा क्या करता है, अमीबा के पास कोई एक, मान लीजिए यहाँ पे हवा में कोई फूड पार्टिकल है, तो अमीबा के पास फूड पार्टिकल है, तो ये पहले उसके पास जाएगा और फिर धीरे 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 अपनी दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेगा अपनी बॉडी पे। क्या, अपनी बॉडी पे दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेगा और उस खाने की तरफ बढ़ेगा, और धीरे 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 जब वो खाना उनकी फिंगर्स के बीच में आ जाएगा तो बंद कर लेगा। बंद कर लिया है ना, अब इसे बंद कर लिया, तो ये क्या बन गया, फूड वैक्यूल। ये जो मेरी फिंगर्स क्लोज्ड हैं, ये क्या बन गया, फूड वैक्यूल बन गया। अब इसका डाइजेशन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, एसिमिलेशन करेगा और अपना न्यूट्रिशन लेगा और फिर एक्सक्रीशन करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कि ये क्या है, ये हमारा अमीबा है, ये क्या है, अमीबा है। अब अमीबा क्या है, बेसिकली देखिए ये इसका है, ये फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल के पास पहुंचा, दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाई, जिसे हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया, यानी फॉल्स प्रोजेक्शंस। ठीक है, क्या, फॉल्स प्रोजेक्शंस। अब क्या हो गया कि उसने ये बंद कर लिया, तो ये क्या बन गया, फूड वैक्यूल बन गया, फूड वैक्यूल। कोई दिक्कत? अब क्या हुआ, उसने इसे अपनी बॉडी के अंदर ले लिया, उसका डाइजेशन करेगा, क्या, उसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा। जैसे मैंने क्या बताया, प्रोटीन से अमीनो एसिड टूटेगा। ठीक है, अभी बताया था। जिसने नहीं पढ़ा, जो अभी ज्वाइन कर रहा है, वो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख ले और फिर आ जाए। ठीक है, तुम्हारे पास तो यार ठीक है यार, नहीं समझ आया। हमारी क्लास में तो क्या था, जब हम पढ़ते थे कि यार सर सुना नहीं, भूल या सर ने मिस कर दिया, तो भैया किताब पढ़ो, ये करो वो करो। तुम्हारे पास तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, यूट्यूब पे है, पीछे स्वाइप कर लो, सर ने दोबारा बता दिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या है, डाइजेशन हो गया, क्या, कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट गया, और फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, उसकी बॉडी उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, उसकी बॉडी उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन क्या होगा कि भाई वो अपनी बॉडी के चारों जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, उससे अपनी बॉडी के थ्रू आउट स्प्रेड आउट करेगा, ताकि रिपेयर एंड बॉडीली फंक्शंस में हेल्प हो। और जो खाना वेस्ट में बच जाएगा, जो खाना वेस्ट में बच जाएगा, वो उसकी बॉडी उसे एक्सक्रीट कर देगी, उसकी बॉडी उसे एक्सक्रीट कर देगी, एक्सक्रीशन कर देगी। तो दो प्रोसेसेस यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नए हैं, नए नाम है, विच आर इंजेशन एंड इजेशन। क्या, इंजेशन एंड इजेशन। इंजेशन मतलब खाना, इजेशन मतलब निकालना। ठीक है, इस चीज को नहीं भूलना, इंजेशन और इजेशन और इंजेशन। इसे हम एक्सक्रीशन भी कह देते हैं, इसे हम एक्सक्रीशन भी कह देते हैं। एक्सक्रीशन का भाई तो है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये चीज समझ आ गई, बिल्कुल आ गई। अगले बढ़ते हैं। तो बेटा जी, ठीक है, अमीबा का समझ आ गया आप लोगों को? आप लोगों को अमीबा का समझ आ गया कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, कि जो ऑर्गेनिज्म एक होते हैं, यानी सिंगल सेल होते हैं, कि हम तो मल्टी सेल्युलर हैं। हम क्या है, मल्टी सेल्युलर है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत ही सारे सेल्स हैं, लेकिन जो यूनिसेल्युलर होते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, अब उनमें डाइजेशन समझ आ गया, तो अब कहेंगे सर यूनिसेल्युलर का तो बहुत प्यार से समझ आ गया, लेकिन अब ये भी बता दो हमारा डाइजेशन कैसे होगा, ताकि हमारा और इंटरेस्ट बन जाए, ताकि हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट बन जाए। क्योंकि अब हमें आ रही है हल्की हल्की सी नींद, नया टॉपिक आता है, मजा आ जाता है, लेकिन टॉपिक खत्म होती है फिर हमें लगता है कि यार अब और इससे इंटरेस्टिंग होगा ही क्या। तो इससे इंटरेस्टिंग आते हैं, चलो ह्यूमंस में आते हैं, कि ह्यूमंस में आते हैं कि भैया हमारा रमेश कह रहा है कि उसने पाव भाजी खाई है, तो पाव भाजी से सर हमें क्या क्या मिल जाएगा, पाव भाजी से हमें क्या क्या मिल जाएगा। मैंने कहा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। कैसे, कि बेटा पाव भाजी में डलता है घी बटर, उससे आपको मिल जाएगा क्या, फैट्स, उससे क्या मिल जाएगा, फैट्स। अब उसमें होती हैं वेजिटेबल्स, सारी होती हैं, गाजर होती है, मटर होती है, आलू होता है, सब कुछ छोटा टमाटर होता है, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, अब तुम खाओगे पाव, अब तुम खाओगे उसके साथ पाव या ब्रेड, तो उससे क्या मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे। तो क्या ये डाइजेशन से हमें मिलेगा, क्या ये सब हमें डाइजेशन से मिलेगा? तो ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन होती कैसे है? मैंने कहा मुंह से होती है शुरू। क्या होती है, मुंह से डाइजेशन शुरू होती है। सर क्या बात कर रहे हो, स्टमक से होती है, स्टमक में होती है डाइजेशन। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा क्या कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुंह से डाइजेशन शुरू होती है। तो पहले हम करते हैं कि भैया डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या सिस्टम होता है, क्या पूरा शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है,
कि भाई पहले तो आ जाता है हमारा मुंह, पहले क्या आ जाता है हमारा मुंह, जिसे हम क्या कह देते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, बक्कल कैविटी। क्या कह देते हैं, बक्कल कैविटी। कोई दिक्कत, राइटिंग अच्छी आ गई। चलो, ये जो हमारा पूरा जबड़ा है, यहाँ से वो पूरा जो हिस्सा है, इसे हम कह देते हैं बकल कैविटी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बकल कैविटी कह देते हैं तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे एक्सेसरीज हैं, वो सारे बकल कैविटी के अंदर आते हैं। अब इसमें क्या 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 आ जाता है, हम आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है, विच इज टंग, टंग भी आती है, टीथ भी आता है, सलाइवरी ग्लैंड भी आता है ना, पैरिंग्स भी आता है, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाती है हमारी बक्कल कैविटी में। क्या, बक्कल कैविटी में ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब बक्कल कैविटी में मतलब बक्कल कैविटी से जो ये जो पूरा हमारा जबड़ा है, ये पूरा जो हमारा मुंह का हिस्सा है, इसे हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी, ठीक है। अब बक्कल कैविटी में क्या क्या सबसे पहले आ जाता है, टंग, जो हमारी जीभ होती है। क्या, जो ये हमारी जीभ होती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये खाने के अंदर हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है उसके साथ मिक्स करके खाने को किस में बनाती है, सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड फॉर्म में बना देती है, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम हमारे आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं टीथ, दांत, ई, दांत का क्या रोल होता है, जो खाना हम खाएंगे उसमें पहले तो काटना, जैसे रोटी खा ली, तोड़ लिया, ब्रेड है, एक बाइट ले ली, ताड़ना, काटना, ठीक है। अब काटने के बाद क्या आ जाता है, वो ग्राइंड करना। क्या, ग्राइंड करना या च्यू करना। क्या, उस खाने को मुंह में रख के चबाना, ग्राइंड करना, ताकि वो खाना सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड स्टेट में आ जाए, ठीक है। अब आ जाता है सलाइवरी ग्लैंड, ये हमारी बकल कैविटी में होता है, ये हमारी बकल कैविटी में एक ग्लैंड होता है। अब क्या होता है कि इस ग्लैंड से एक एंजाइम रिलीज होता है विच इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज, विच इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। कोई दिक्कत, क्या, इसके इसके उससे क्या निकलता है, एक खाना निकलता है विच इज सलाइवरी अमाइलेज। अब सलाइवरी अमाइलेज जब निकलता है, जब ग्लैंड मुंह के अंदर हमारा सलाइवरी अमाइलेज आता है, तो वो बेसिकली क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन शुरू कर देता है, स्टार्च का डाइजेशन शुरू कर देता है। क्या, वो कॉम्प्लेक्स डाइजेशन का क्या, कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना बिल्कुल शुरू कर देता है। तो वो किसका रोल है, सलाइवरी अमाइलेज का रोल है, ठीक है। अब आ जाता है फेरिंग्स। क्या आ जाता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स का क्या रोल हो गया, फेरिंग्स जो पीछे की साइड एक सपोर्ट ऑर्गन होता है, जिसके थ्रू दो हमारी पाइप्स जहां पे होती हैं, यहाँ पे जो ये हिस्सा यहाँ पे आता है, यहाँ पे आ जाता है हमारा फेरिंग्स। तो क्या होता है, इसके से फूड पाइप और विंड पाइप कनेक्टेड होती है। क्या, फूड पाइप और विंड पाइप कनेक्टेड होती है, ठीक है। क्या, फूड पाइप और विंड पाइप कनेक्टेड होती हैं, इसके ऊपर फ्लैप्स होते हैं। तो ये फ्लैप्स का क्या मतलब होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना हमेशा फूड पाइप में जाता है, जब हम सांस ले रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, तो वो सब किस में, वो किसके थ्रू होता है, विंड पाइप के थ्रू होता है। तभी कहा जाता है कि खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि खाना अगर विंड पाइप में चला गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है, बिल्कुल 100% हो सकती है। तो खाना हमेशा शांति से बैठ के आराम से खाना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं, उसके बाद ये चीज समझ आ गई। अब आ जाते हैं भैया ये वाली चीज विच इज ईसोफेगस। क्या, ये वाली चीज जो है वो क्या कहते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस का क्या मतलब है, ईसोफेगस एक ऑर्गन है बेसिकली, यहां से जो पतली सी ट्यूब जाती है ना नीचे पेट तक, ठीक है, ये जो नीचे पतली पेट तक ट्यूब जाती है उसे हम क्या कह देते हैं, ईसोफेगस, ठीक है। ये खाना बेसिकली हमने मुंह में डाला, और खाना जो नीचे तक पेट तक जाएगा वो किस ट्यूब की तरह जाएगा, वो ईसोफेगस की थ्रू जाएगा, ठीक है। वो किसके थ्रू जाएगा, ईसोफेगस। हमारा ऊपर आ गया माउथ, उसके बाद ईसोफेगस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब खाना जब इसके थ्रू कहां जाएगा, पेट में जाएगा, किस में जाएगा, पेट में जाएगा। पेट क्या है, स्टमक, क्या है, स्टमक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब खाना जो स्टमक क्या है,
स्टमक एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का विच इज जे शेप्ड, विच इज जे शेप्ड ऑर्गन। अब इसके दो रूल्स होते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, खाना पेट में ही तो जाके स्टोर होता है, और दूसरा दूसरा क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। और डाइजेशन क्यों करते हैं हम, हमारी बॉडी क्यों करती है, ताकि हम उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लें, ताकि हम उससे न्यूट्रिशन बिल्कुल 100% एब्जॉर्ब कर लें, उससे हम कह देते हैं डाइजेशन। कोई दिक्कत, तो स्टमक के ये दो रोल आ जाते हैं। अब ठीक है, अब स्टमक के अंदर ना बेटा जी 3 एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ठीक है, 3 एंजाइम्स रिलीज होते हैं विच आर HCl, म्यूकस और पेप्सिन, ठीक है। ये 3 चीजें हैं जो स्टमक के अंदर रिलीज होती हैं। अब जो ये 3 चीजें जब रिलीज होती हैं तो इनका क्या 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 रोल है, क्या क्या किस लिए रिलीज होती है, पहला सवाल तो ये, ठीक है, क्या क्या रिलीज होता है, ये 3 चीजें रिलीज होती हैं, और ये इनका काम क्या है, किस रीजन की वजह से रिलीज होती हैं, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया, जे शेप्ड ऑर्गन होता है जिसका स्टोरेज ऑफ फूड और डाइजेशन ऑफ फूड का रोल होता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारा छोटा सा जे शेप्ड का पेट है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, यहां पे इतनी मोटी लेयर ना म्यूकस की होती है, किसकी होती है, म्यूकस की होती है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहां पे प्रेजेंट होता है HCl, ठीक है। और क्या होता है, और इसी यहीं पे रिलीज होता है पेप्सिन। कोई दिक्कत, कि स्टमक के अंदर ही होता है, कि स्टमक की लाइनिंग जो होती है अंदर की तरफ से, वहां पे भी क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, वो स्टमक की सेल की वॉल को HCl से बचाता है। अब HCl तो भैया बहुत ही हाईली एसिडिक एसिड होता है जो हर चीज को जला देता है, गला देता है, ठीक है। तो वो हमारे पेट के अंदर होता है, और हमारा पेट इसलिए नहीं जलता या इसलिए नहीं गलता क्योंकि हमारे पास जो होती है वो क्या होती है, म्यूकस की बहुत थिक लेयर। आपके जैसे बलगम वगैरह जो होता है ये म्यूकस हो गया, ये इसी की लेयर, बहुत मोटी लेयर ये आपके पेट में होती है। तो जब कहते हैं ना कि आपने कुछ तला हुआ खा लिया, स्पाइसी खा लिया, कि एसिडिटी हो गई, तो क्या होता है, जब उससे क्या होता है, HCl की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब क्या होता है, अब ये आ जाता है कि म्यूकस का रोल क्या आ गया, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। कोई दिक्कत नहीं। अब HCl का क्या रोल हो गया, अब भैया HCl के ना 2-3 रोल है, एक एक करके पढ़ते हैं। क्या, पहला रोल तो ये आ जाता है प्रोटेक्शन। सर आपने गलत बोल दिया, मैंने कहा कैसे, सर आपने कह दिया कि HCl प्रोटेक्ट करता है, HCl थोड़ी प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है, अभी आपने तो बताया था। मैंने कहा नहीं बेटा जी, HCl भी प्रोटेक्ट करता है। कह रहे सर यार 2 बातें कर रहे हो। मैंने कहा बेटा पहले इसे तो सुन लो, दूसरी बात बता रहा हूँ वो भी समझ आएगी। म्यूकस तो प्रोटेक्ट करता ही है, वो म्यूकस HCl से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन HCl जो है वो दूसरी चीजों से प्रोटेक्ट करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ खाया, अब उसके साथ क्या हुआ, हमारे मुंह में मक्खी आ गई है, बैक्टीरिया आ गया, वो हमारे पेट में चला गया। अब बैक्टीरिया हमें डिसीज कॉज करेगा, हाँ या ना। तो भाई ये जो HCl है, ये जो हमारे HCl भैया हैं, ये उस बैक्टीरिया को वहीं पे खत्म कर देंगे, है ना। HCl है तो भाई बैक्टीरिया को तो मार ही देगा ना, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कुछ भी बाहर से अनवांटेड पार्टिकल, वायरस, माइक्रोब या कुछ भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ जाए तो HCl उसे पेट में मार देता है, खत्म कर देता है। तो वो क्या कहता है, प्रोटेक्शन। दूसरा आता है एक्टिवेटिंग एजेंट होता है, एक्टिवेटिंग एजेंट होता है।
मतलब क्या कि HCl कि HCl पेप्सिन को एक्टिवेट करवाता है एक तरीके से, ठीक है। क्या पेप्सिन को एक्टिवेट करवाता है, ठीक है। तीसरा क्या, पीएच कम रखता है, अराउंड 2, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पीएच की फुल फॉर्म, और वो उसे 2 के अराउंड अपने स्टमक का मेंटेन करके रखता है, एसिडिक मीडियम में बना के रखता है। कोई दिक्कत, जिसकी वजह से पेप्सिन का रिलीज होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ आई ये चीज, स्टमक का समझ आ गया, ठीक है। तो स्टमक के बाद क्या आता है सर, कुछ तो आता ही होगा, मैंने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, मैंने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आता है सर, स्मॉल इंटेस्टाइन ये बड़ी वाली, ये वाली है ना, मैंने कहा नहीं, क्या बात कर रहे हो सर, ये वाली कह रहे हो ना, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी दिख रही है, मैंने कहा हाँ छोटी तो दिख रही है, लेकिन नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन ये होती है जो अंदर ज्यादा कॉइल्ड होती है, जो अंदर ज्यादा कॉइल्ड है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन और ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। समझ गए इस चीज को, समझ गए। अब कहोगे सर स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों, लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों, दोनों को इंटेस्टाइन नहीं क्यों नहीं बोल देते। तो बेसिकली क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो हाईली कॉइल्ड होता है, वो क्या होता है, हाईली कॉइल्ड होता है एंड स्मॉलर इन डायमीटर। क्या कि अगर मैं कहूं ये एक है और ये है एक है, तो इनका ये वाला जो लेंथ होता है इसे हम डायमीटर कह देते हैं। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का ज्यादा होता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कम होता है। कोई दिक्कत, कहीं से कहीं तक नहीं ना, ठीक है। अब एक चीज, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है कि जिसमें हम कहते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो होते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन का एक कॉन्सेप्ट आता है कि उसकी जो लेंथ है ना, उसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होती है, ह्यूमंस में अलग होती है, ओमनिवोर्स में अलग होती है, हर्बीवोर्स में अलग होती है, और कार्निवोर्स में बिल्कुल ही अलग होती है। तो इसका मतलब कैसे होती है, अलग होती है, मैं कहूंगा सर ऐसे अलग होती है कि जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा लंबी होती है, जो हर्बीवोर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा लंबी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, काउ, काउ के अंदर लॉन्गेस्ट होती है एक तरीके से एज कंपेयर टू लायन, शॉर्ट। क्यों, क्यों, क्योंकि डाइजेशन में टाइम लगता है। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं, जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। और प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज, क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज का डाइजेशन में टाइम ज्यादा लगता है। फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग काउस की या हर्बीवोर ऑर्गेनिजम्स की जो लार्ज इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या लार्ज इंटेस्टाइन का भी होता है, नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन का ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। तो ये वाला रहना याद कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है एंड जो कार्निवोर होती है उनकी शॉर्ट होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भैया और क्या, ठीक है। अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, अब और कहाँ जाता है, इसके बाद कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, या लार्ज इंटेस्टाइन में, किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। जब लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है ना, तो वहां से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर वगैरह होता है ना वो रीएब्सॉर्ब हो जाता है,
जितना हो जाता है क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है बिल्कुल, जितना कुछ भी न्यूट्रिएंट्स कुछ भी मिनरल्स, बेसिकली जो दोनों इंटेस्टाइन होती हैं ना, इनका यही रोल होता है कि स्टमक में जितना न्यूट्रिएंट्स या जितना वाटर रह गया होगा उसे रीएब्जॉर्ब कर ले, जो एक मेजर होता है। हाँ भैया, इंटेस्टाइन के अंदर भी एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं कि हाँ भाई हाँ, अमाइलोपेक्टिन वगैरह सब होते हैं, ट्रिप्सिन होता है, वो सब बताएंगे, अभी सब पढ़ना है, ठीक है, वो सब चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। अब क्या, लार्ज इंटेस्टाइन का एक ऑर्गन होता है विच इज अपेंडिक्स, विच इज अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स क्या, बेसिकली एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्या वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी में, बेसिकली उसका कोई रोल नहीं है, वो हमारी बॉडी में ऐसे ही खाली प्रेजेंट है, इसे आप अपनी बॉडी से निकलवा भी देंगे तो कोई आपकी सेहत पे, आपकी ज़िंदगी पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है, एनल, एनस आता है, क्या एनस आता है, जिसके पास क्या होता है, एनल स्फिंक्टर मसल, क्या एनल स्फिंक्टर मसल, क्या हम लिखते हैं यहां पे एनल स्फिंक्टर मसल, ठीक है, कोई दिक्कत, ये ई है, सी नहीं, ठीक है, एनल स्फिंक्टर मसल, ठीक है। अब एनल स्फिंक्टर मसल क्या होती है, बेसिकली कई बार क्या होता है, आपको प्रेशर आ रहा होता है पेट में, और आप कहते हैं कि यार अभी यहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं है, घर जाके फ्रेश होंगे या कुछ भी है, तो बेसिकली आप उस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो कंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ रिलीज ऑफ फीसिस किसकी वजह से होती है, इस मसल की वजह से होती है, एक मसल होती है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये चीज़ समझ आ गई। अब सर आपने ये तो बता दिया, ये तो ऑर्गन्स बता दिए, तो ग्लैंड्स भी तो बता दो कि जो एंजाइम रिलीज करते हैं डाइजेशन के अंदर। सो बेसिकली बॉडी के अंदर ऑर्गन्स आ गए, तो इस पूरी, एक मिनट, एक चीज़ है छोटी सी, इस चीज़ को देख लो, अभी ग्लैंड्स और एंजाइम्स पे भी आ जाते हैं कि ये जो पूरी चीज़ है ना, इसे हम कह देते हैं एलिमेंट्री कैनाल, क्या कह देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस, इट्स अ कंटिन्यूअस ट्यूब, दिस इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल विच कंसिस्ट ऑफ दीज ऑर्गन्स, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इज अ कंटिन्यूअस ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं ग्लैंड्स पे, ठीक है, ग्लैंड्स और एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं, मैंने पेट में बता दिया, स्टमक में क्या क्या रिलीज होता है, एचसीएल, पेप्सिन और क्या क्या, एचसीएल कहाँ है, ये रहे ना, हाँ, एचसीएल, पेप्सिन और म्यूकस, ये तीन चीज़ें सिक्रीट होती हैं पेट के अंदर। तो और क्या चीज़ें होती हैं कि सर, एक आपने यहाँ पे लिखा हुआ है लिवर, डायग्राम में है, लिवर क्या करता है, ये है ना लिवर, लिवर 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 क्या करता है, अच्छा, एक छोटी सी बीमारी होती है विच इज नोन एज जॉन्डिस, या देखो जाग जाओ, सो मत, जाग जाओ, चलो जाग गए तो बढ़िया है, ठीक है। अब एक छोटी सी बीमारी होती है जिसे हम कह देते हैं जॉन्डिस। अब जॉन्डिस क्या होती है कि बेसिकली जब लिवर एक्स्ट्रा एंजाइम्स जो होता है सिक्रीट करने लग जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं, उस बीमारी को क्या कह देते हैं, जॉन्डिस, पीलिया हो जाता है, ठीक है, पीलिया। बेसिकली क्या होता है, लिवर जो सिक्रीट करता है विच आर बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, ठीक है, बेसिकली लिवर्स क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट कर लेता है। अब कहते हो कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, मैंने कहा हाँ, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। अब क्या कहते हैं, लिवर जो होता है ना, वो बाइल जूस अपना सिक्रीट करता है विच गेट्स स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, विच गेट्स स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर से वो स्टमक की एग्जिट पॉइंट पे रिलीज हो जाता है, ठीक है। क्या, अब इधर देखिए कि क्या लिवर है, लिवर से क्या यहाँ पे क्या गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर्स बाइल,
लिवर के पास क्या प्रेजेंट होता है, लिवर अपना सारी सिक्रीशंस जो होता है ना वो गॉल ब्लैडर में सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर से स्टोर करता है, और उसके बाद वो सिक्रीट होती है कहाँ पे, यहाँ पे स्टमक के एंड पार्ट पे, जब वो इंटेस्टाइन में जाने वाला होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और क्या होता है कि सर चलो ये समझ आ गया कि भाई, और ये बाइल जूसेस जो होते हैं ना ये येलो इन कलर होते हैं, तभी पीलिया होता है, तभी क्या होता है, पीलिया, यानी जॉन्डिस, यानी जॉन्डिस। जाग लो यार, चलो ठीक है। अगला पढ़ते हैं पेनक्रियाज। सर हमने पढ़ा था पेनक्रियाज से इंसुलिन होती है, तो मैंने कहा बढ़िया होती है। तो इंसुलिन क्या होती है, इंसुलिन क्या होती है, इंसुलिन डाइजेशन में हेल्प करती है, नहीं करती। तो और क्या होता है, लेकिन इंसुलिन का चलो सवाल अच्छा है, तो इसका पढ़ते हैं कि डायबिटीज में हेल्प करती है। सर हमारे पापा को डायबिटीज है, वो रोज इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन का, और वो जो इंजेक्शन लगा लिया उसके बाद क्या करते हैं, उनको थोड़ा आराम मिल जाता है, उनकी शुगर मेंटेन रहती है। तो मैंने कहा सर, तो मैं कहता हूँ बेटा पेनक्रियाज ही खिला दो एक। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ना, ठीक है। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये हमने अपने जितने वो पढ़े, ऑर्गन्स पढ़े, ग्लैंड्स पढ़े, ठीक है, उनकी छोटी सी टेबल है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, पेपर में आ जाते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले माउथ ऑर्गन हमारा, उसमें से निकलता है सलाइवरी ग्लैंड, उसमें होता है सलाइवरी ग्लैंड विच रिलीजेस सलाइवरी अमाइलेज विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। कोई दिक्कत। पहला डाइजेशन मैंने कहाँ कहा था, माउथ से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है डाइजेशन, पेट से नहीं होता। कभी भी कहें व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डाइजेशन, माउथ, और बकल कैविटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डाइजेशन। अब आ जाते हैं स्टमक में, इसमें स्टमक में अब इसमें निकलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो रिलीज करते हैं तीन चीजें, मैंने क्या बताई थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, मेक्स द मीडियम एल्कलाइन फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। यहां पे ये एल्कलाइन नहीं आएगा, एसिडिक आएगा, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे है। पेप्सिन का क्या रोल होता है, डाइजेस्ट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में तोड़ता है ताकि वो उसकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर ले। क्या, उसकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर ले, कोई दिक्कत। ठीक है, अब आ जाते हैं म्यूकस, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द कोरोसिव एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या, कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे पेट को बचाती है। थिक लेयर होती है, मैंने आपको बताया था, क्या मैंने बताया था कि ये जो हमारा स्टमक है, ये तो आम सा बन गया, चलो कोई नहीं, समझ जाओ, ये हमारा स्टमक है, इसमें ये थिक लेयर होती है, ये म्यूकस की होती है, विच यहाँ पे हमारा HCl होता है, तो ये इसे खराब करने से बचाती है ये लेयर, ताकि हमारी सेफ रहे। क्या रहे, सेफ रहे। इमेजिन करो, ठीक है। अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ना दो चीजें निकल जाती हैं। क्या, दो चीजें निकल जाती है, विच आर लिवर और पैनक्रियास की सिक्रीशंस होती हैं। मैंने दोनों के बारे में बताया आपको। क्या करते हैं, बाइल जूसेस, अभी बताया, मेक्स द मीडियम एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम, मेक्स द मीडियम एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा रोल आ जाता है ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स। देखो मुंह में हमारा स्टार्च डिसॉल्व हो गया, मुंह में हमारा स्टार्च डिसॉल्व हो गया, ठीक है। मुंह में स्टार्च डिसॉल्व होने के बाद क्या होता है कि पेट में प्रोटीन्स हो गया, बच्चे फैट्स का डाइजेशन, फैट्स का डाइजेशन किसके थ्रू होता है, लिवर के थ्रू होता है। वो फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस जो निकलते हैं। पैनक्रियाटिक जूसेस तीन तरह के निकलते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। क्या, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। नहीं दिख रहा, मैं दोबारा बता देता हूं, यहां पे मैंने पिछली वाली स्लाइड में भी नहीं बताया उस चीज को, मेरी गलती। अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। क्या, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये तीन चीजें निकलती हैं, ये तीन चीजें बिल्कुल बाहर निकल जाती हैं, बाहर, बॉडी के बाहर नहीं, बॉडी के बाहर नहीं निकलती,
पेनक्रियाज से निकलती है, पेनक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं। अब इनके भी रूल्स हैं। इनके रूल्स क्या होता है, अमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, विच इज द सिंपलर मॉलिक्यूल, जिससे हम एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन का काम भी यही होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो अगर आपसे कल क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से 2 एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं, विच आर द 2 एंजाइम्स विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, आर पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और आ जाता है लाइपेज। लाइपेज को फैट ऑफ इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ऐसे 2 एंजाइम्स बताइए, क्या ऐसे 2 एंजाइम्स बताइए जिनकी वजह से, क्या, जिनकी वजह से फैट्स का डाइजेशन होता है। तो लाइपेज और बाइल जूसेस, जिसमें आप आता है बिलुरुबिन और बिलुवर्डिन। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस बाइल जूसेस का याद रखिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्या क्या रिलीज करता है भैया? मैंने यहां पे लिख दिया कि भैया ये रिलीज करता है म्यूकस, मैंने रिलीज कर दिया पेप्सिन, और मैंने रिलीज क्या कर दिया, मैंने क्या रिलीज कर दिया, HCl। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, कल कमेंट्स में बताइएंगे कि क्या क्या है। म्यूकस क्या करता है ये तुम बताओगे, म्यूकस क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है और HCl क्या करता है, ये होमवर्क है। ठीक है, कमेंट्स बताओ, 2 मिनट में बताता हूं। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली म्यूकस क्या करता है भैया, प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक लाइनिंग, प्रोटेक्शन, अरे स्पेलिंग गलत हो गई, होती है, सबसे गलतियां होती है। प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक लाइनिंग, पेप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, HCl पीएच बैलेंस, पीएच मेंटेन करता है लो। ठीक है, और क्या करता है, बैक्टीरिया से बचाता है, बैक्टीरियल डाइजेशन। कोई दिक्कत है? नहीं, ये क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब क्या कहते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि चलो आपने बेटा जी ये तो पढ़ लिया कि कौन सा ऑर्गन, कि कौन सा ऑर्गन क्या रिलीज करता है और कैसे डाइजेस्ट करता है और क्या क्या डाइजेस्ट करता है। ठीक है, क्या कौन सा ऑर्गन कैसे डाइजेस्ट करता है कैसे नहीं करता। एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या कि भैया माउथ है, कि हमारा माउथ है, उसके अंदर हमने खाना रखा। ठीक है, उसके अंदर हमने खाना रखा, तो यहाँ पे हमारे दांत वगैरह जो होते हैं वो उसे डाइजेस्ट करेंगे, वो उसे मतलब तोड़ेंगे, और हमारा जो म्यूकस और सलाइवा उस पे एक्ट करेगा, सलाइवरी एमाइलेज एक्ट करेगा। ठीक है, वो सेमी लिक्विड फॉर्म में जाएगा और फिर गले से नीचे उतरेगा। ठीक है, गले से नीचे, ईसोफेगस से नीचे उतरेगा, और गले से जब नीचे उतरेगा तो वो एक मूवमेंट करता है विच इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये 2 जगह होती है बेटा, एक तो यहां पे हो जाती है ईसोफेगस में, और एक यहां पे हो जाती है एनएस के साथ, जब बॉडी के बाहर जा रहा होता है, स्कीट हो जाता है। ये धीरे 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 बाहर निकलता है। कोई दिक्कत? अब इसके लिए भी पढ़ लेंगे, इसे भी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ईसोफेगस आ गया, अब आ जाते हैं पेट में। पेट में क्या होता है भाई, खाना आ गया सेमी लिक्विड स्टेट में, अब उस पर HCl भी एक्ट करेगा, पेप्सिन भी एक्ट करेगा और म्यूकस भी एक्ट करेगा। ठीक है, अब जब खाना निकल ही रहा होता है यहाँ पे स्टमक के एंड पे, तो वहां पे लिवर और पेनक्रियास की सिक्रेशंस आ जाती हैं। क्या, लिवर और पेनक्रियास की सिक्रेशन आ जाती है इंटेस्टाइन और स्टमक के पास, कि कौन कौन सी आ जाती है। लिवर क्या रिलीज करता है, बाइल जूसेस, जिसकी वजह से फैट्स का डिसॉल्व हो जाता है इनटू फैटी एसिड्स, और पेनक्रियास से क्या क्या टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, तीनों चीजें टूट जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन वगैरह सब हो जाएगा, फिर वहां से खाना कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जितना वाटर है वो सारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, जितने मिनरल्स हैं वो सारे रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, और फिर वो खाना पहुंच जाएगा एनस में। एनस में पहुंचने के बाद एनल स्फिंक्टर मसल्स की मदद से वो
बाहर जाएगा ड्यू टू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो मैंने अभी आपको बताई। तो ये था कि भैया खाना कैसे पचता है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? ये भी हो गया। अब आ जाते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म तो क्या होता है भाई, मैकेनिज्म के अंदर इंजेक्शन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एसिमिलेशन हो जाता है और इजेशन हो जाता है। ठीक है, ये चीज हो जाती है। अब क्या होता है, इंजेक्शन मतलब खाना खाना, अमीबा में बताया था हमने, मुंह में अपना खाना रखा विच इज इंजेक्शन। ठीक है, डाइजेशन हमारे पेट और इंटेस्टाइन्स ने उस खाने को डाइजेस्ट किया, उस पे एंजाइम्स एक्ट हुए, चाहे पेप्सिन हुआ, चाहे ट्रिप्सिन हुआ, माइलेज हुआ, लाइपेज हुआ, सारे एंजाइम्स एक्ट करते हैं, तो वो होता है डाइजेशन। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से जितना खाना हमने वो किया उससे हमें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने वापस, तो ताकि वो बॉडी की एनर्जी में हेल्प करे, तो वो हो जाता है एब्जॉर्प्शन। अब आ जाता है एसिमिलेशन। क्या? एसिमिलेशन, जो न्यूट्रिएंट्स, जो एनर्जी हमने एब्जॉर्ब करी, जो न्यूट्रिएंट्स और जो एनर्जी हमने एब्जॉर्ब करी, उससे उससे वो चीजों को क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन करिए, उससे क्या करते हैं, एसिमिलेशन करने के बाद क्या होता है कि रिपेयर में या बॉडी में जहां जहां उस एनर्जी की या उस न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वहां पे वो ट्रैवल करता है थ्रू आउट द बॉडी, वो हो जाता है एसिमिलेशन। और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम कह देते हैं इजेशन। कोई दिक्कत? ये होता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म। अब क्या होता है, इंजेक्शन में खाना रखा, सलाइवरी एक्ट किया, दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा सुन लो, तीसरी बार बता रहा हूँ। खाना रखा मुंह में, सलाइवरी अमाइलेज एक्ट किया, ब्रेक डाउन हुआ, पेट में गया, डाइजेशन हुआ, HCl और क्या क्या यूज हुए, पेप्सिन म्यूकस, पेप्सिन म्यूकस हुए। अब पेप्सिन म्यूकस होने के बाद क्या होता है, नीचे आ जाता है पैनक्रियाज और लिवर विच सिक्रीट्स बाइल जूसेस, और बाकी सारे पैनक्रियाटिक जो होते हैं, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, वो सारे रिलीज हुए। ठीक है, अमाइलेज हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, एसिमिलेशन हो गया, सॉरी, उसके बाद क्या, डाइजेशन के बाद क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, वो किससे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से। एसिमिलेशन होगा कि बॉडी के थ्रू आउट में सब जगह चला जाएगा, और होता है इजेशन। इजेशन मतलब एक्सक्रीट आउट हो जाना। ठीक है, ह्यूमन डाइजेशन समझ आ गया, ज़्यादा सिंपल था नहीं, ज़्यादा टिपिकल था नहीं। ठीक है, आ गया समझ? चलो अब आते हैं कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है। मैंने अभी आपको बताया कि एनल स्फिंक्टर मसल्स की या एसोफेगस के थ्रू ये मूवमेंट होती है। तो ये मूवमेंट होती क्या है, देखो, सॉरी, कि ये क्या होता है, एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे हमारा खाना यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ, सॉरी पेन चेंज कर लेता हूँ, कि खाना यहाँ से एंटर हुआ तो क्या हुआ, ये सरफेस एरिया आपका बढ़ गया, तो खाना नीचे जाएगा, बोलस हो गया। बोलस मतलब जो हमारा खाना होता है ना, जो हमारा सेमी लिक्विड स्टेट होता है, उसे हम बोलस कह देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ना, खाना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और ये चीज रिलैक्स हो रही है। ठीक है, ठीक है, फिर ये खाना यहाँ से नीचे उतरेगा, सेम ऊपर वाली मसल क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी, और नीचे वाली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और एरिया ऑफ रिलैक्सेशन, कि खाना जा रहा तो मसल को रिलैक्स होना होगा ताकि उसके अंदर खाना चला जाए। मेरी गलती है, मैंने अभी उल्टा बोला। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है ये वाला, और ये वाला रिलैक्स है, ताकि ज्यादा रिलैक्स कब होते हैं, जब आप निक्कर पहन लेते हैं आप रिलैक्स हो जाते हैं ना, कि हाँ भाई ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, ढीली सी टी शर्ट डाली कि हाँ सर खुला खुला लग रहा है। ठीक है, तो क्या मतलब इसी का ये हो गया कि जब इसके पास ज्यादा स्पेस हो जाएगी तो वो मसल रिलैक्स हो जाएगी, ताकि बोलस के पास यानी फूड के पास ज्यादा स्पेस हो, वो आगे बढ़ सके। इसी तरह क्या, यहाँ पे ये इस तरह यहाँ पे आगे बढ़ता जाएगा, नीचे उतरता जाएगा। यहाँ पे था फूड, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। ठीक है, ऊपर की मसल कॉन्ट्रैक्ट, नीचे की रिलैक्स, नीचे की कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ये कॉन्ट्रैक्टेड है, ये रिलैक्स है, और ये कॉन्ट्रैक्टेड है। कोई दिक्कत? ये खाना है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत? कॉन्ट्रैक्टेड, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्टेड। अब क्या होता है, खाना ना नीचे जाता है। अब बेसिकली क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्टेड है, जब खाना नीचे जाएगा तो ये वाला हिस्सा फिर क्या हो जाएगा,
ये वाला खाना क्या हो जाएगा, ये वाली जो ट्यूब होगी ये कौन सी हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, है ना। और ये खाना यहाँ पे आ जाएगा, नीचे की क्या रहेगी, कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी। तो इसी तरह ये मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की। पहले कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरह की मूवमेंट को हम क्या कह देते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कह देते हैं। ठीक है, डाइजेशन का चैप्टर आप लोगों को पूरा समझ आया होगा, ह्यूमन डाइजेशन वगैरह पूरा समझ आ गया, कौन कौन से एंजाइम्स, कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें समझ आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो और ऐसी ही वीडियोस और देखनी है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला और उनके भी 95 मार्क्स आएँ।